हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। और अब हमें शुरू करना है गणनाएं। भाई इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी पहले हमने रदरफोर्ड के मॉडल से ली थी, क्लासिकी मॉडल से ली थी। और हम यहाँ पर एक छोटी सी बात और लेंगे, एक उदाहरण है एनसीईआरटी में। हम ये भी जानेंगे कि क्या फ़र्क है बोहर के मॉडल में और क्लासिकी मॉडल में, यानी पुराने मॉडल में। ये बात हालांकि मैंने पहले बताई है, ठीक। एक उस उदाहरण से ये हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या फ़र्क है, ठीक। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये एनसीईआरटी में 4 नंबर का जो उदाहरण है। इसके बाद बोहर मॉडल पर आगे बात बढ़ेगी। उदाहरण नंबर 12/4 एनसीईआरटी उदाहरण 12/4। क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, क्लासिकी मतलब परंपरागत शास्त्रीय, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति परिकलित कीजिए, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आई थी, 2 बातें स्पष्ट हुई थी। ये मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया था आपको, और ये सवाल मैंने कर भी दिया था, ठीक। इसको मैंने इशारों में कर दिया था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फोकस ये करना है कि क्या फ़र्क पड़ गया बोर में और क्लासिकी में, ठीक। तो बोर ने पहले पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए नाभिक में धनात्मक आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसमें गिर जाएगा। अगर ये कोई ऊर्जा h न्यू विकिरण के रूप में बाहर फेंकेगा तो गिर जाएगा ये। जबकि जो पुराना मॉडल है वो कह रहा है कि जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिस आवृत्ति से किसी कक्षा में घूमता है उसी आवृत्ति का विकिरण भी उत्सर्जित करता है। तो क्लासिकी मॉडल में परमाणु मॉडल में या मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिस आवृत्ति से किसी कक्षा में घूमता है उसी आवृत्ति का विकिरण भी उत्सर्जित करता है। अतः उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू ये हो जाएगी 2πr b/2πr, है ना, उल्टा चाल और अपॉन 2πr, जहाँ किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होगी और उसकी त्रिज्या होगी। तो ये भी हमने निकाल रखी थी भाई कितनी होती है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। तो ये हो गई, देखो ये होती है लगभग 2.2 10⁻⁶ 2π। त्रिज्या कितनी बताई थी, 5.3 गुना 10⁻⁻11 मीटर में। तो ये आवृत्ति देखो आ गई थी 10⁻16-17 में मैंने निकाली थी, 6.6 गुना 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक, ये आ गया था। तो इतनी आवृत्ति का ये विकिरण निकलेगा। इसमें जो विकिरण में आवृत्ति है, देखो ये न्यू लिख रखा है मैंने, ये वाली क्या होगी,
इतनी आवृत्ति होगी, जबकि ये बात गलत है। ये बात गलत थी पुराने मॉडल में। और ये बात आई कहाँ से थी, ये बात इस मॉडल में कहाँ से आ गई थी? क्योंकि मैक्सवेल ने एक बात कही थी। मैक्सवेल ने जब विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया था तो उसने कहा था कि भाई अगर आवेश त्वरित गति करता हो, अगर कोई आवेश चल रहा हो उसमें त्वरण हो, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। लेकिन वहाँ ये बात नहीं कही गई थी कि उस आवेश में जो वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है उसमें आवेश की ऊर्जा घटती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, उसमें आवेश की ऊर्जा घटती है, ऐसी बात नहीं कही गई थी। विकिरण उत्सर्जित करता है, यानी उससे विकिरण निकलता है, ये बात आई थी। तो अब वहाँ से चूँकि पूरी जानकारी नहीं आई थी विकिरण के बारे में, विकिरण क्या है, सारी बातें पुरानी बात थी काफ़ी, ठीक। 1678 में ये बात कही थी। हाइगन्स का एक सिद्धांत आया था कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश में तरंग प्रकृति है। उसके बाद 1678 के बाद फिर मैक्सवेल ने कहा था कि साहब ये तो, इसमें तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हैं और ये तो आवेश है, इसमें तो आवेश त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो यात्रा होते होते पहुंची तो उस सिद्धांत के अनुसार अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इस पर त्वरण है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो इस पर कैसा त्वरण है? तो देखा जाए तो इस पर अभिकेंद्रीय त्वरण है। कैसा त्वरण है बताइए? अभिकेंद्रीय त्वरण है इसके ऊपर। तो त्वरण तो है इसमें, अभिकेंद्रित त्वरण तो है इसमें, तो इसका मतलब ये विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए इसको। तो कुल मिला के ऐसा नहीं होता। बोर ने बताया कि ऐसा नहीं होता। पहले अभिकृत में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में कहीं घूमता रहे निश्चित ऊर्जा की कक्षा में तो वह कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। ये बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के पुराने मॉडल में या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये बात किसके अनुसार आ रही है? ये बात आ रही है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में और बोर के परमाणु मॉडल में ये फर्क हो गया, ठीक। चलिए, अगर कोई पूछे भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में और बोर के परमाणु मॉडल में क्या फ़र्क आया, मुख्य रूप से क्या फ़र्क आया है, तो पता लग गया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्लासिकी है। उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करेगा, जबकि बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा जब तक वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ना जाए, यानी उच्च ऊर्जा स्तरों की कक्षाओं से निम्न ऊर्जा स्तरों की कक्षाओं में ना आए तब तक, ठीक। एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहे तो विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा, ये बोर की बात है। एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहे तो कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा, ये बोर ने कहा। लेकिन ये मॉडल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है करेगा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जैसे ही घूमेगा वहाँ बाहर फेंक देगा विकिरण को। ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु बोर के परमाणु मॉडल से बनने वाले वो सूत्र इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में। वो सारे एक एक करके हम सूत्र बनाएंगे और जैसे ही हम वो सूत्र बना देंगे बस ये मान लो कि ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। कोई फ़ोन आ गया और मैंने आज फ़ोन साइलेंस पे नहीं किया, सुनना पड़ेगा, व्हाट्सएप कॉल है। बताइए। नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग पे हूँ बेटा, क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ओके 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 ओके। अब इसको मैं साइलेंस कर दूँ ना थोड़ा सा, क्योंकि ये अगर इसमें ये कर दिया। अभी रात के 12 बज रहे हैं 12 बजे फ़ोन आ रहा है, तुम्हें दिखाऊँ सही मैंने तो 12 बज रहे हैं। तुम बोलोगे सर क्या चल रहा है, 12 बजे फ़ोन आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं बच्चे चलिए अब बनाते हैं बोर मॉडल के अनुसार जो सूत्र बनाने हैं वो बना लेते हैं, ठीक है। बस मुझे आप 20 सेकंड का समय देंगे। आप पानी वानी पी सकते हैं, पानी वानी पी लें तब तक।
पानी पिएं, चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, दूध पिएं, ठीक। कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इंटरवल है, 20 सेकंड का इंटरवल है। तो सर 20 सेकंड तो हो गए सर, 20 सेकंड तो हो गए। लो फिर 20 सेकंड हो गए तो बोर्ड भी काला हो गया, ठीक। बोर्ड हो गया काला काला। चलो इलेक्ट्रॉन की कक्षा, ठीक। तो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। हम इस चैप्टर के निचोड़ पे आ गए, देखो हमने शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन कक्षा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी ये पता लगेगा हमें, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं निकाली थी रदरफोर्ड के मॉडल से। अगर आप ध्यान दें तो हमने ऊर्जा बनाई थी इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिट में ऊर्जा बताई थी। ये मान लीजिए मैं ये बना दूं नाभिक, नाभिक पे प्लस का Ze आवेश रख दूं। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन का एक होता है। अगर कोई हाइड्रोजन जैसा मान लें किसी को, हीलियम को, लिथियम को, ब्रिलियम को, किसी को, तो परमाणु क्रमांक Z। ये किसका आवेश है? ये प्रोटॉन का आवेश है, क्योंकि प्रोटॉन उतना ही होते हैं जितना परमाणु क्रमांक है। और बाहर कोई एक इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा हो, ये मान लीजिए ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी कोई चाल है v और इसकी कोई त्रिज्या है कक्षा की और इसका द्रव्यमान है m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? m है, ठीक। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा बना ली थी रदरफोर्ड के क्लासिकी मॉडल से, ठीक। और यहाँ पर हमने जो है आर के पदों में, यानी त्रिज्या के पदों में वो ऊर्जाएं बनाई थी। बाकी और सारी चीज़ें थी, द्रव्यमान था, जो भी था, लेकिन इसमें लगी थी बार बार क्या? ये त्रिज्या लगी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्थिर वैद्युत बलों का उपयोग किया था। अब देखिए उन्हीं समीकरणों को वापस लाते हैं और बोर के नियम से लगाते हैं, यानी परंपरागत जो सूत्र है उनको लेके आते हैं और बोर के नियम से लगाते हैं, ठीक। तो बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कैसा बल है? mv²/r और Ze² / 4πε0r²। इस बल को पहले फाइनल करें। ε0 क्या है? प्रावैद्युतांक, विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं विद्युतशीलता। और r क्या है? कक्षा की त्रिज्या हो गई, Z नाभिक पर आवेश हो गया और E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, तो होगा Q1 Q2/r² वाला फॉर्मूला लग गया आवेश वाला, कूलाम के नियम के अनुसार। और किसको संतुलित करता है? अभिकेंद्रीय बल को संतुलित कर दिया इसने। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन पर जो बल है Ma, वो किससे बराबर हो गया? विद्युत बल के बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ से मुझे एक जानकारी मिलती है, mv² बराबर Ze² बटे 4πε0r। ये मेरा पहला समीकरण है, पहले समीकरण से जानकारी मिलती है मुझे, ठीक। अब इसके बाद इस चीज़ को इधर लिख देते हैं। देखो इस बोर्ड को ना हमें दो हिस्सों में बांट देते हैं, क्योंकि ये फिर गड़बड़ करेगा। उठा लेते हैं यहाँ से mv²/r, बिल्कुल जो कहता हूँ लिखूँगा, कोई चिंता मत करना, नोट्स बनाते जाना अपनी कॉपी में
और ऐसे ही बना लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एम वी स्क्वायर जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ से हटा लेता हूँ, लो हटा दिया, ठीक है। तो ये पहला समीकरण तैयार हुआ। अब हमें क्या करना है, एक और है हमारे पास, बोहर का दूसरा अभिग्रहित। क्या है? बोर के द्वितीय अभिग्रहित से क्या करें, एम वी आर यानी कोणीय संवेग बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ये हमारा दूसरा समीकरण है। दो समीकरण तैयार हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले आर के लिए व्यंजक बनाते हैं, ठीक। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से आर के लिए व्यंजक बनाते हैं, यानी कक्षा की त्रिज्या के लिए एक सूत्र बनाते हैं पहले, ठीक है। तो v का मान समीकरण सेकंड से फर्स्ट में रखने पर v का मान यहाँ से उठाएंगे, कितना हो जाएगा v का मान, निकाल देता हूँ। v का मान कितना होगा, v का मान होगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। देखो ये v का मान होगा। n क्या है, कक्षा की संख्या, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h क्या है, मालूम है सर। चलो इसे यहाँ लगाऊंगा मैं फर्स्ट में, m v का मान, ये रहा v का मान, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का वर्ग बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। और इसके सामने क्या चीज़ है, तो लग गया, ये तो वहाँ लगा दिया मैंने, इसमें से तो हटा दिया। यहाँ क्या चीज़ है, ये है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो कुछ हटा, कुछ लगा, कुछ पुराना, कुछ नया। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, कोई गणितीय गणनाओं में गलती न करते हुए इस आर तक पहुँचना है। आर का व्यंजक तुम्हें बनाना है, और ये देखना है कि वह आर रट्टा नहीं मारना, क्योंकि सवाल सिर्फ आर पर नहीं बनता, बदल देते हैं चीज़ों को। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाए तो आर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 100 गुना हो जाए तो आर कैसा होगा, त्रिज्या कैसे बदलेगी परमाणु में, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो तो सर वो फार्मूला तो पता है सर, उसमें हम वाला तो नहीं पता, तो मज़ा नहीं आता उस चीज़ में ना। पूरा देखना इसको, कहाँ क्या 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 चीज़ें होंगी मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलो, खोल दो इस स्क्वायर को। इस स्क्वायर को खोलोगे तो यहाँ क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई मतलब खटिया नहीं है भाई, 4 पाई है, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर, और देखो एक m है यहाँ पे m स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो एक m लिख देता हूँ, ये लो। r, यहाँ r स्क्वायर आएगा, एक r यहाँ पे, तो एक r लिख देता हूँ, लो। और जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस। क्यों, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर आया था, इधर भी तो एक r था ना, काट दिया उसको, ख़त्म कर दिया। यहाँ m स्क्वायर आ जाएगा, हटा दिया। अब इस देखो आर उधर ले जा रहे हैं, बाकी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। 4 पाई भी काट रहा हूँ, देखो कोई गलती ना हो, ये 4 पाई हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये खटिया साफ कर दी मैंने, ये लो। बढ़िया तरीका हट गया। चलो अब इस आर को ठीक करते हैं। आर क्या आ रहा है, देखो आर को लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा, नीचे आर गया ऊपर, और नीचे आएगा पाई एम ई स्क्वायर जेड, ये आ गया देखो, ठीक। चलिए आर आ गया, जो बदल रहा है उसको अलग करते हैं। एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर में कुछ बदला नहीं,
पाई में कुछ बदला नहीं, ई स्क्वायर में कुछ बदला नहीं, एम भी नहीं बदला इलेक्ट्रॉन का, बदल रहा है एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक, ये रहा। अब देखो इस पर विचार करो, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अपनी मर्जी से बदला जा सकता है। ठीक, देखो क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, ज़रा निकाल के देखें इसका रिजल्ट। तो पहले आर जो है, सबसे पहले ये हो रहा है 1/m, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन की जगह कोई ऐसा कण लगा दें इसी सिस्टम में, इसी व्यवस्था में, तो आर ऐसा होगा, यानी m बढ़ेगा आर घटेगा। इसके बाद आर जो है दूसरे तरीके से हो रहा है n स्क्वायर, यानी कौन सी कक्षा में है उसका वर्ग है। ठीक, अब दूसरे तरीके से आर हो रहा है 1/z, यानी परमाणु क्रमांक। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और परमाणु मान लिया जाए, लिथियम का, हीलियम का या किसी और का भी, उसका परमाणु क्रमांक ये रहा। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ बदल नहीं सकते। एप्सिलॉन नॉट नहीं बदल सकते, पाई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, इसमें भी चांस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की जगह अगर किसी कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी, ई स्क्वायर है। तो यानी इसका मतलब है कि आर जो है, इसमें एक आर में एक चीज़ और है, उसे भी लिख देते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कहीं। ये देखो, ये चीज़ें देखो ऐसे। ठीक, ये ठीक है, अब सब कुछ आ गया इसमें। कुल मिला के अगर ये हाइड्रोजन पे लगा दिए जाएँ, ये तो आप देख लिया आपने सारी चीज़ें कैसे बदल रही हैं। हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए कर दें इस काम को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो ये सूत्र जो है, ये सब चीज़ें आप नोट करें, समझें, सूत्र से पकड़ लेंगे यहाँ से इसको। तो हाइड्रोजन के लिए, H के लिए Z बराबर 1, परमाणु संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन की, 1 होती है। तो R कितना आ गया, R आ गया, ये पूरा का पूरा नंबर कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा नंबर कांस्टेंट है। तो ये हो गया 5.3 गुना 10 की घात -11 बटे 1, और यहाँ आ गया n स्क्वायर। ये जो 1 है, देखो ये मैंने किसको लिखा, Z को लिखा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 मान लिया, और ये पूरा का पूरा नंबर इतना होता है, तो 1 हटा दिया, ये आ गया। ठीक, ये आ गया। तो कुल मिला के हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कक्षा की संख्या पर निर्भर कर गई, और ये हो गया 5.3 गुना 10 की घात -11 n स्क्वायर। ये बात किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा की त्रिज्या, अगर पहली कक्षा की त्रिज्या लिखें तो n बराबर 1 के लिए R, पहले वाला इसे कहते हैं R0, ये होता है 5.3 गुना 10 की घात -11 मीटर में आएगा। ये तो मीटर में है ना, देखो मीटर लिख दूंगा यहाँ पर मैं, ये मीटर में है, ध्यान रहे। इसे कहते हैं बोर त्रिज्या। क्या नाम है इसका, बोर त्रिज्या। बोर त्रिज्या क्या होती है, कहला जी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा की त्रिज्या को ही बोर त्रिज्या कहते हैं। इसका मान 5.3 गुना 10 की घात -11 मीटर होता है, पक्की। तो बोर त्रिज्या इसके अलावा और किसी में परिभाषित नहीं हुई है। बोर त्रिज्या बस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा की त्रिज्या होती है। ठीक, चलिए अब इस सूत्र पे विचार करें, अगर इसे लागू करें और किसी के ऊपर हम, तो यहाँ सामान्यतया इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसका उदाहरण मैं करा देता हूँ इधर।
चलिए अब तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण होगा, बुद्धि परीक्षण। उदाहरण करा देता हूँ और H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की तृतीय कक्षा की त्रिज्या R है, चलो R ही लिख देता हूँ, ठीक। या फिर ये मान लो R0 है, पहचान हो जाएगी, देखो R0 है, ये मैंने अपनी तरफ से दी है। अब ये भी जो R0 आया था वो बोर रेडियस है, उसको भी R0 बोलते हैं। मैं इसे बदल देता हूँ। त्रिज्या जो है मैं बोलता हूँ इसको त्रिज्या x0 है। लो मैंने बदल दिया, कन्फ्यूजन खत्म, ठीक। यदि हीलियम को हाइड्रोजन के जैसा माना जाए, जैसा माना जाए मतलब उस पर बोर का नियम लगा दिया जाए, ठीक। तो हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, ये रहा, ठीक। एक बात और करते हैं यहाँ कि हीलियम में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हीलियम प्लस बना लेते हैं, हीलियम प्लस, ए लो, यानी हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, एक ही बचा उसमें तो अब लगा लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हीलियम प्लस कर लेते हैं, ठीक। लिथियम के साथ प्लस प्लस कर लेते हैं, 2 निकाल लेते हैं, उसमें से एक बचता है उसमें, फिर कुल मिला के इस तरीके से हो सकता है, हीलियम प्लस, ठीक हो गया। तो अब एक ही बचा, अब तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं ना, तो एक तो भाग गया। अब बताओ, तो कुल मिला के इस जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं। हाइड्रोजन के लिए R का सूत्र है हमारे पास, हाइड्रोजन की त्रिज्या R0, देखो मैंने इसलिए इसको बदल दिया था, यहाँ पे x0 कर दिया था। ये बहुत रेडियस है 5.3 10⁻⁻11, और इसकी कौन सी कक्षा की त्रिज्या है, ये तीसरी कक्षा की, तो 3 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये R कितना बताया हुआ है, x0, इसको लिख दिया x0। तो हाइड्रोजन में तो जानकारी है हमारे पास, ये आ गया। ये हो किसके लिए, H के लिए, सिंपल सिंपल सिंपल। इसके बाद यही x किसके लिए निकालना है, दोबारा कोई x है, किस कक्षा का है, हीलियम का दूसरी कक्षा का है, ठीक, हीलियम में दूसरी कक्षा का है। ये किसका, ठीक, ये जो R0 है ये तो वही है, क्योंकि ये तो मेन बात है, ये तो मुख्य त्रिज्या है, N1 पर Z1 पर है ये तो। अब कितना परमाणु क्रमांक है, कितनी कक्षा है, देखिए कक्षा कितनी है, हीलियम में दूसरी कक्षा है, तो 2 का वर्ग। और परमाणु क्रमांक कितना है, Z कितना है हीलियम का, 2, हीलियम का Z है 2, तो ये किसके लिए हो गया, हीलियम के लिए, प्यार के लिए, चलो ठीक। अब जो है क्या चाहिए, x चाहिए, तो देखिए भाग कर लो इसको, कुल मिला के इसको भाग कर लो, x/x0 अपॉन x, ये कट जाएगा, ऊपर आएगा 9 और आएगा 2, तो ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 4, बस। क्यों, 3 × 3 = 9 और ये 2 जाएगा ऊपर, 9 × 2 = 18 और ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x मिल गया।
कितना आ गया x, ये आ गया 9/2, ठीक। तो x का मान आ गया 2x0/9, यानी x का जो मान यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ लगाऊंगा, x आ गया 2x0/9। तो ये त्रिज्या हो गई अब इलेक्ट्रॉन की दूसरी कक्षा की त्रिज्या हीलियम में हो गई, बोर के नियम से, बोर के पोस्टुलेट के या बोर के नियम के अनुसार ये चीज़ निकल गई। तो कुल मिला के त्रिज्या का व्यंजक बना, बड़ा काम आएगा बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक। त्रिज्या का मुख्य व्यंजक क्या है, इससे पहले मैंने लिख दिया था, 5.3 × 10⁻⁻11 आयन स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए होता है, वो हमने बता दिया था, ठीक। सूत्र जो है ये तैयार है, ये रहा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, देखो ये बना ली मैंने थोड़ी सी जगह, त्रिज्या बन गई है। अब आगे क्या बनाएंगे, आगे क्या बनाएंगे बताओ, आगे बना देते हैं इसकी कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो पहले क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये बना लेते हैं, ठीक। गतिज ऊर्जा ये कितनी है, 12mv²। तो इसका मान है, देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से ये निकल रही है, ठीक। समीकरण नंबर 1 से, ठीक। क्या मिलेगा, mv²/2, ये मिल जाएगा, इसे 2 से भाग कर दूं तो यहाँ 8 हो जाएगा, Ze²/8πε0r, ये हो जाएगा, देखो, ठीक। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा चौक का रंग बदल देता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं r का मान यहाँ से निकाल के लगा दूंगा, ये ला देखो r का मान, ये r का मान यहाँ पहुँच रहा है, भाई r का मान है n के पदों में, यहाँ लगा देंगे, ठीक। चलिए लगा देते हैं। तो ये r यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ये वाला मान लगा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला मान, ठीक। तो ε0 h² πe² m और n²/z लग गया, ये लगा दिया मैंने, r का मान, त्रिज्या का मान लगा दिया। तो ये बन गई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या कहूँगा, k कहूँगा, k। गतिज ऊर्जा को क्या कहूँगा, k कह देता हूँ, गतिज ऊर्जा k बोल दिया मैंने इसे, ठीक है। बड़ा k बोल देते हैं, ये लो, ठीक। मान निकाल लेते हैं, देखो z² हो जाएगा, तो लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा नीचे करते हैं, है ना, बड़ा है थोड़ा सा, थोड़ा नीचे लाओ इसको, थोड़ा और नीचे खिसकाओ, यहाँ लाओ, z k बराबर है ना, k बना रहे तो k बनाओ, ये लो, चलो लिखते चलो, z तो कितना हो गया ऊपर, z², n ढूंढो, n, ये रहा एक n है तो ये n² हो गया, ये रहा एक पद, इसमें z हो गया, n हो गया। अब ε0 देखो इसमें से गायब हो रहा है, क्योंकि 8πε0 r है, और r में यहाँ एक ε0 है, अगर देखा जाए r में यहाँ बस एक ε0 है, तो ε0 इसमें से गायब हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के गायब हो रहा नहीं, स्क्वायर हो रहा है ε0 का नीचे स्क्वायर हो रहा है, गायब कर दिया सर जी, ये रहा देखो, ये रहा नीचे, ऐसा होता है कई बार, काटने के बाद ना, काट दो ऊपर से नीचे, काट दो नीचे, तो जो कटना भी नहीं चाहिए वो भी कट जाता है। खैर ये आ गया। अब इसके बाद क्या बचा, देखो ये चीज़ ऊपर जा रही है, ई
का वर्ग है, यहाँ ऊपर है तो ऊपर हो गया e की पावर 4, ये हो गया देखो। और चलो m ऊपर जा रहा है, एक ही m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा। पाई मुझे लग रहा है कट रहा है इसमें से पाई, तुम देखो जरा पाई कट रहा है, देखो ये पाई नीचे है ये ऊपर है, दोनों है ना, तो पाई तो कट जाएगा, पाई छोड़ देते हैं। और क्या बचा जरा देखो, एच स्क्वायर नीचे आ रहा है ना, एच स्क्वायर नीचे आ रहा है, और ये लो ठीक। और बताओ और नीचे क्या है, नीचे है 8 है ना, एक 8 भी तो है नीचे, तो एक 8 कर दिया, लो यहाँ लिख देता हूँ 8, ये लिख दिया 8, ये लो। और देखो m ऊपर चला गया, की पावर ऊपर चला गया, पाई कट गया, z ऊपर चला गया, धन ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, हमें इसका मान निकाल कर रखना है, ये मान कितना है ये हमें देखना है, हल करना है इसको। अब ये मान आता है 13.6, बस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी 13.6 किस में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में नहीं आएगा, ध्यान रहे। जूल में मान जो भी मान आएगा वो जूल में आएगा, उसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे तो ये बना दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा हो गई साहब। अब ये गतिज ऊर्जा अगर हाइड्रोजन पे लागू करेंगे आप तो कितनी होगी, Z बराबर 1 H के लिए, हाइड्रोजन के लिए तो कितनी हो गई, ये आ गई 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन जैसे किसी और पे लगाओगे तो उसका परमाणु क्रमांक Z रखोगे यहाँ पे, जो भी होगा हीलियम लिथियम जो भी होगा। दूसरी चीज़, यह गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर कोई और घुमा दें वहाँ पे, हम इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई भारी कण घुमा दें तो जैसा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ध्यान रहेगा द्रव्यमान के समानुपाती है, तो क्या लिखेंगे, के समानुपाती है द्रव्यमान के। क्योंकि सवाल बन जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर उससे कोई 100 गुना ज़्यादा द्रव्यमान का कुछ घुमा दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, 100 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि देखो m लगा है सीधे सीधे, ठीक। चलिए, तो गतिज ऊर्जा बन गई। अब गतिज ऊर्जा के बाद क्या बनाएंगे, स्थितिज ऊर्जा बना लेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब ये देखिए इसका काम हो चुका है, बाकी चीज़ें यहाँ से हमारे काम आ जाएंगी, इसे हटा लेते हैं, ठीक। इसे लिखते हैं हम U भी लिख देते हैं, कई बार V भी लिखते हैं, U लिखें तो अच्छा है। ये होती है Q1 Q2, आवेश का चिन्ह लगता है परमाणु में, प्रोटॉन पे आवेश कैसा है प्लस में और बाहर इलेक्ट्रॉन पे कैसा है माइनस में, तो Z लगेगा परमाणु क्रमांक, तो बिल्कुल वही फार्मूला जैसा ही लिखा पड़ा है यहाँ पे, इसी तरीके से -ZE² अपॉन 4πε0R, ये है कि Q1 Q2 बाई R, जैसे यहाँ लिखा हुआ है R² है, ये R कर देंगे तो ये ऊर्जा बन जाएगी। ऊर्जा में क्या, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, ये होता है ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। इसमें आवेशों का चिन्ह लगता है, तो चिन्ह लगेगा तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक आवेश प्लस का है नाभिक में और इलेक्ट्रॉन पे बाहर माइनस का है। नाभिक पे कितना आवेश है ZE, और बाहर कितना है इलेक्ट्रॉन पे E, कैसा, माइनस का, तो करो गुणा, देखो ये आ जाएगा। चलिए, तो बात क्या आएगी, जो कि तुम आ गई, देखो ये रही माइनस में आ गई बस ये, ठीक। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकली, यहाँ क्या था नीचे 8 था, 8 ना करूँ 4 करूँ तो इसका डबल हो जाएगी माइनस में, तो सीधा हो गया, कुछ झंझट नहीं पालना,
सीधी वैल्यू रख दी मैंने इसकी, माइनस 27.2 z² बटे n² EV लो, सीधा हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये जो मान है ये 8 के लिए है, देखो 8 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ 8, यही मान किसके लिए चाहिए मुझे, 4 के लिए चाहिए, नीचे 4 है 8 तो है नहीं, माइनस भी लगाना है मुझे, तो कुल मिलाकर इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो गई डबल। अब आती है कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा को लिखता हूं मैं E K प्लस U। अब इसे जोड़ दूं इसमें तो क्या बचेगा, वही बचेगा माइनस में, ठीक, क्योंकि ये कैसी है, ये डबल है माइनस में, वो प्लस है, तो ये हो गई -13.6 z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा है कक्षा में, कौन सी कक्षा में, nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा में। तो क्या करते हैं इसको ठीक करके लिखते हैं, तो En लिख देते हैं, nवीं कक्षा की ऊर्जा। तो क्या बन गया फॉर्मूला, nवीं कक्षा की ऊर्जा En माइनस 13.6 z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हारे काम आएगा, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। ध्यान रहे इसमें जो मात्रक है, इसकी इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जबकि उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मांगे जा सकते हैं और उत्तर जूल में भी मांगे जा सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो गलती ना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जहाँ जूल में बनाना पड़े वहाँ जूल में बनाएं, ठीक, और जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम चले वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाएं। कुल मिला के ये ऊर्जा का सूत्र है, ठीक। और ये भी स्पष्ट हो गया कि जितनी कुल ऊर्जा है प्लस में उतनी ही गतिज ऊर्जा है, और उसी की दुगुनी माइनस में स्थितिज ऊर्जा है। अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो Z का मान 1 है, और अगर हाइड्रोजन जैसा कोई और परमाणु है, लिथियम, हीलियम, आड़ा, तो Z का मान रखना पड़ेगा, ठीक, ये बात आ गई। अब इसके बाद हम इस त्रिज्या से जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की चाल तक, और हम जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति तक, और हम जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण काल तक। अब हम वहाँ जरूर जाएंगे, ठीक। चलिए आते हैं अगली क्लास में।